प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी एमए का अष्टम प्रश्न पत्र जनपदी भाषा और साहित्य छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आवा उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर B.N. जौगृत, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज रांजनगांव छत्तीसगढ़। इस आवा उपन्यास के लेखक का नाम है परदेसी राम वर्मा। और मैं आपको बता दूं, आवा मतलब क्या होता है। आवा का मतलब छत्तीसगढ़ी में ये है कि जब कुम्हार है वो अपने बनाए हुए मिट्टी के कच्चे पात्रों को, कच्चे बर्तनों को पक्का करने के लिए भट्टी लगाता है और उस भट्टी में उन कच्चे बर्तनों को पकाता है, उसको हम कहते हैं आवा। आवा अंदर अंदर क्या होता है, आग सुलगते रहती है और सुलगते हुए आग में वो जो कच्चा पात्र है वो पक्का बनता है। तो ये जो परदेसी राम वर्मा जी हैं, उनके बारे में बताऊं कि भूतपूर्व सैनिक रहे हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उस तरह से उनके जो भाव हैं वो इनके उपन्यास में आपको देखने को मिलेंगे। जब हम छत्तीसगढ़ी साहित्य में उपन्यास विधा की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है शिव शंकर शुक्ल जी का, जिनके 2 उपन्यास दियाना के अंजोर और मूंगरा, और इसी तरह से लखनलाल गुप्त जी का चंदा अमृत बरसाइस, J.R. सोनी जी का उड़रिया, ऐसे कुछ और अन्य उपन्यास हैं छत्तीसगढ़ी में जो लिखे गए हैं। परंतु आज हम बात कर रहे हैं आवा की। तो आवा उपन्यास का जो केंद्र बिंदु है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। इस स्वतंत्रता आंदोलन में जिससे कि संपूर्ण भारतवर्ष आंदोलित था, तो उस समय छत्तीसगढ़ कैसे शांत रह सकता था, तो छत्तीसगढ़ में वो हलचल कैसी थी, उसका प्रभाव कैसा था, उस सारे प्रभाव के कारण लोगों में जो जागरूकता आ रही थी, जन जागरूकता आ रही थी, देश प्रेम की भावना जो उत्पन्न हो रही थी, उसके लिए जो जागरूक लोग थे वो क्या प्रयास कर रहे थे, तो इसको केंद्र बनाकर लेखक ने आवा उपन्यास लिखा है। आवा उपन्यास में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का नाम हर कोई इस तरह से लेता था जैसे गांधी जी अवतारी पुरुष हैं, ऐसा मान लिया गया था। मानते भी हैं कि गांधी जी उद्गरे है। छत्तीसगढ़ी में लोग क्या कह रहे थे, गांधी उद्गरे है, अर्थात गांधी अवतरित हुए हैं देश को आजाद कराने के लिए। तो ये गांधी जी किस तरह से गांधी जी का प्रभाव था लोगों पर, ये चीज तो है ही। मैं आपको आवा उपन्यास में बताऊं कि इस उपन्यास का केंद्र है लिम तुलसी गांव। गांव का नाम है लिम तुलसी। लिम तुलसी गांव में किस तरह से आजादी के लिए हलचल है। यहाँ पर एक पात्र है रघुत्तम महाराज। रघुत्तम महाराज पात्र को आप समझिए कि ये प्रगतिशील विचारों के प्रतिनिधि हैं। प्रगतिशील विचारों के प्रतिनिधि रघुत्तम पात्र हैं। अब यहाँ शुरुआत ये होती है कि गांव का जो बिसाहू राम है वो धनी राम के साथ गांधी जी के वर्धा आश्रम में गया हुआ था। वहां जाके उसने देखा कि आश्रम में ये बात को हर किसी को पालन करना पड़ता था कि अपना काम खुद ही करना है, सारा काम जो है वो स्वयं करना है, यहाँ तक कि मल उठाना भी अपना मल खुद उठाओगे। तो गांधी जी ये सारे काम इस तरह से खुद भी करते थे उस आश्रम में और लोगों से कराते भी थे। तो ये बताते हुए बिसाहू ये बता रहे हैं कि देखिए कहात लागे गांधी बाबा, बेचारा गांव में सब हमारे देश में गरीब है करके नान चुन पटकुल पहन के रहते सब। जब गरीब है तो मैं कैसे एकदम अच्छा वस्त्र पहनूं, इसलिए वो छोटा सा वो कपड़ा पहन के रहते हैं और बकरी का दूध पीते हैं और देश के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो मैं देख के आया, मैं तो भाई एकदम अगवका गिरे हूँ। कहा है कारण ना कि हम सब तो हमारे गांव में कैसे करथन, हमारे गांव में तो छोटे से काम भी है तो उसके लिए हम बुखारी तक ला हम टूरा के दाइसो मांगथन, वो बता रहे हैं। लेकिन वहां तो देखो गांधी जी के महात्म वो तो सब इतना बढ़िया कर रहे हैं। तो उसने उस गांव में एक दाऊ जी हैं, दाऊ जी का नाम है विष्णु, और वो विष्णु है, वो जब वो सुनता है तो वो कहता है अरे इतना कर रहे हैं गांधी जी, और गांधी जी को अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे हैं। तब वो जो बिसाऊ है वो कहता है कि वो का कर ही, गांधी जी लोगों कुछ नहीं कर सके, पूरा जनता जनार्दन गांधी जी के साथ है और गांधी जी जो भी कर ही वो
तो अंग्रेज वो लोग छू भी नहीं सके। तो इस तरह से विष्णु दाऊ है वो उसका एक परिचय ऐसा है कि वो गांव में जो लीला पार्टी है, रामलीला, पहले गांव में कृष्ण लीला, रामलीला, इस तरह की पार्टियां आती थी और उसी के द्वारा आप देखते थे। खैर आज तो अभी आप रामायण सीरियल देख रहे होंगे रोज रोज, लेकिन पहले इस तरह से पार्टियां आती थी और उन पार्टियों के माध्यम से भगवान की लीला को दिखाया जाता था। तो इनके गांव में भी एक लीला पार्टी, रामलीला पार्टी है। उस पार्टी में विष्णु दाऊ है वो रावण का रोल करता, पहले तो वो राम का रोल करता था, लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ, दाढ़ी मूंछ आ गया तो फिर उसको रावण का रोल दे दिया गया, तो वो रावण का रोल करता है। और अक्सर रावण वाला अपना जो डायलॉग है उसको मारते रहता है, हवा अगर टेढ़ी चले तो रस्सी से बंधवा दूंगा, वैसे ही यहाँ भी कहते रहता है। तो रघुत्तम महाराज है, उनके नेतृत्व में गांव के जो लोग हैं, जैसे घनाराम मंडल है, जैसे धनी राम है, जैसे बिसाहू है, विष्णु है, इन लोग इनके नेतृत्व में देश के आंदोलन के लिए कुछ अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। तो गांधी जी ने उधर कहा कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना है, और तो इसीलिए इन लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं तो हमको भी विदेशी वस्त्रों की होली जलानी चाहिए। इसलिए इन्होंने भी गांव में शुरू किया कि चलो हम लोग भी जाते हैं और विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे। उसके लिए देखिए गांव में जो त्योहार है, गांव के जो गीत हैं, उस सब का लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। जब ये गाँव में घर घर जाते हैं तो विदेशी वस्त्र कैसे मांगते हैं, छेरिक छेरा घर के विदेशी कपड़ा हेरी खेरा, छेरछेरा पर्व होता है ना हमारे यहाँ, तो उसी तरह से ये जाके कहते हैं छेरी छेरा छेर छेरा घर के विदेशी कपड़ा ला हेरी खेरा। और इस तरह से वो गांव के कपड़ों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसको पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर जलाते हैं और कहते हैं कि हमने भी आज विदेशी वस्त्रों की होली जला ली। अब रघुत्तम महाराज जी हैं वो, ये जो पूरा हमने कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रगतिशील हैं, ये इसीलिए जाति पाति छुआछूत इसको सब व्यर्थ समझते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। उनका सिद्धांत ये है, छत्तीसगढ़ में जो बड़े गुरु हुए, गुरु घासीदास, उनके सिद्धांत को ये मानते हैं। ये कहते हैं कि उनका सिद्धांत था मनखे मनखेला मान सगा भाई के समान, मनखे मनखेला मान सगा भाई के समान। भाई हम तो इस सिद्धांत में चलते हैं और जाति के संबंध में वो लोगों को समझाते हैं कि भाई देखो, क्योंकि बात एक आती है ना कि ब्राह्मण ब्राह्मण वाली बात आई तो वो लोगों को समझाते हैं कि देखो जी, इस संबंध में तुम लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि ग्रंथ लिखैया कौन, वो पूछते हैं। हाँ, ग्रंथ लिखैया बामन ता आंध्रा बाटे रेवड़ी ता आप आपला दे, मतलब लिखे उन लोग हैं, इसलिए अपने लिए अच्छी अच्छी बात आ गई है उसमें, ये बात वो लोगों को समझाते हैं। और ये कहने का मतलब ये है कि जाति पाति इस तरह के आप इसमें रहेंगे तो आप किस तरह से देश में जो विदेशी हैं उनके खिलाफ लड़ पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अंकलहा नाम का जो पात्र है वो पात्र पंथी नृत्य के लिए एक पार्टी बना रहा है और उस पार्टी में जो मांदर बजाता है वो नौकर है विष्णु दाऊ का। विष्णु दाऊ उससे कह रहा है कि अरे तुम लोग ये क्या पंथी नाच कर रहे हो और गाना गाते हो, मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घर ही के देवला मनइबो, अरे इसने में काम चल जाएगा। तुम वो सुंदरलाल शर्मा बामन के बात में आ गए हो, 4 झनला धर के वो मंदिर में खुशेर दिस और तुम हो गए खुश। बामन बस अपन काम ला कर दिस, तुम उकरे बात में मत रह रहा हो बाबू। और ऐसा कह के वो उसको बरगलाने की कोशिश करता है। तो इस बात को रघुत्तम महाराज को अंकलहा है वो बताता है कि देखो मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, उसमें वो इस तरह से बाधा डाल रहा है विष्णु दाऊ। तो विष्णु दाऊ ऐसा पात्र है जो हम आप ऐसे पहले शुरू में उसको देखेंगे तो लगता है कि ये बड़ा खलनायक है, लेकिन देखिए कि यहाँ पे हम जैसे पहले कहते हैं कि लीला के राम लीला के साथ में किस तरह से ये आज़ादी की बात को, आंदोलन की बात को रखते हैं, उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि गांव में ये लोग सलाह करते हैं कि देखो रामलीला जब हम खेलेंगे हम लोग तो उसमें रावण अंगद संवाद को बड़ा जोरदार जमाया जाएगा, रावण अंगद संवाद को। तो जैसे ही रावण अंगद संवाद वाला सीन चलता है तो उस समय अंगद आता है रावण के दरबार में और अंगद का पैर है उसको लोग उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसी समय एक जोकर आ जाता है मंच में और वो आकर क्या कहता है, अरे अंगद के पांव तो गांधी बाबा कस पांव, अंगद के पांव तो गांधी बाबा कस पांव हैं।
और जैसे ही कुछ आगे बात बढ़ती है, रावण अपना डायलॉग बोलता है, तो उसको सुन करके फिर जोकर क्या कहता है, ज्यादा झन तप, गांधी, नेहरू, सुभाष एक से एक योद्धा है, ते का अपन आपला जोधा समझता। इस तरह से रामलीला के माध्यम से जो हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय का, उस आंदोलन को गांव वालों के समक्ष लोग रखते हैं और ये सोचते हैं कि इस तरह से लोगों में जन जागृति आएगी और लोग समझ पाएंगे। तो इसी तरह इनके गांव में एक तो आपने देख लिया कि लीला मंडली तो है ही, तो गांव में नाटक पार्टी भी है। नाटक मोरध्वज का नाटक खेलते हैं इन लोग, मोरध्वज का नाम आपने सुना होगा। नाचा पार्टी भी है इनके गांव में। छत्तर, नंदराम, ये लोग सब एक नाटक पार्टी देख रहा है तो एक नाचा पार्टी देख रहा है। और इन लोगों का जो संरक्षक था, छत्तीसगढ़ी में उसको कहते हैं, संरक्षक के लिए एक शब्द है छाहित करैया। छाहित करैया मतलब संरक्षक। संरक्षक था विष्णु दाऊ। अब इसके बाद हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं आवा उपन्यास का। और आवा उपन्यास में किस तरह से लेखक ने ग्रामीण संस्कृति को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया है। देखिए, गया मंडल के बेटे के विवाह में गाए जाने वाले गीत, हमारे यहाँ विवाह संस्कार में गीत गाते हैं बहुत, तो गीत गा रहे हैं वहाँ लोग, तोला माटी कोड़ेला नहीं आवे मीत धीरे धीरे, ये गाना आपने सुना है ना। तो ये विवाह गीत उसमें हो रहा है, फिर बारात परघौनी हो रही है, समधी भेंट, फिर नाचा। अब गांव में पहले बारात आती थी, बारात एक रात वहाँ पूरी रुकी रहती थी, फिर उस रात में यदि वो लोग नाचा पार्टी लेके आए हैं तो उसका नाचा होता था। तो वहाँ गांव में नाचा हो रहा है। नाचा में क्या करते थे लोग, जो नाचने वाले सब पुरुष पात्र होते थे उनको रुपया देते थे, पैसा देते थे, जिसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है मोंजरा। तो इस तरह से मोंजरा दिखाते थे उन लोगों को। और मोंजरा लेने के बाद जो परी होती थी, नचकारी होती थी, वही नाचा की भी अपनी एक विशेषता है। खैर, यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो परी को वो लोग पैसा दिखाते थे। परी पैसा लेने आती थी और पैसा लेके जाती थी और बढ़िया उसका परिचय देती थी। कैसे परिचय देती थी? के गांव के रवैया नोहे संडी होकर गावेगा, बाला के मोला रुपया दी से दूल्हे सो करना हैगा। और फिर वो जो फरमाइश किया रहता था पैसा देने वाला, उस फरमाइश को भी कहने के लिए कैसे शुरू करती थी? औका कहा थे, ए कोरोना तेहा जल्दी जल्दी जाना, ए कोरोना तेहा जल्दी जल्दी जाना। तो ये हमारे ग्रामीण संस्कृति जो है हमारे छत्तीसगढ़ की, उसको लेखक ने बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया है इसमें। और फिर नाटक जो दल है इन लोगों का, वो लोग खेलते हैं मोरध्वज नाटक। मोरध्वज के बारे में आप लोग जानते हैं। और महाराज है वो इन लोगों को बार बार समझाते हैं, देखो जी अब जमाना बदल गया है, जात पात के कारण ही हमारा देश बिछड़ा हुआ है और इस भावना को आप लोग छोड़ो। फिर बात होती है कि गांव में इस भावना को दूर करने के लिए लोगों के बीच में नाटक खेला जाए, और वो नाटक का नाम है ऊंच नीच नाटक। ऊंच नीच नाटक को खूबचंद बघेल जी ने लिखा है, आप सब जानते हैं। जब ये नाटक खेले जाने की बात हुई तो और जो लोग हैं, विष्णु दाऊ और घनाराम अंकल, ये लोग बोलते हैं कि महाराज आप ये नाटक खेलने की बात कर रहे हो तो हमारे मन में एक बात आ रही, भाई गांव में कहीं बलवा ना हो जाए, आपस में खिंचातानी ना हो जाए। तो महाराज बोलते हैं भाई क्या बात हुआ था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, बात अब मुझे बताएंगे तब पता चलेगा। तो बताते हैं कि किस तरह से जो विष्णु दाऊ है उसकी जो फूफू है, वो फूफू जिसका नाम मोंगरा था, वो आई थी यहाँ पर, और वो तीजा में एक बार आई तो वापस नहीं गई, क्योंकि उसको उसका ससुराल, उसका पति पसंद नहीं था। तो वो आ गई एक बार मायके तीजा में, तो वापस ही नहीं गई और यहाँ आके सुरित सतनामी के घर पैठू चली गई। जो लड़की किसी लड़के के यहाँ चली जाती है, इस तरह से घुस जाती है, तो उसको कहते हैं पैठू घुसना छत्तीसगढ़ी में। तो वो पैठू चली गई। अब उस समय गांव में ऐसा खूब तनाव हो गया था कि एक दाऊ की लड़की है कैसे सतनामी के घर चली गई। तो इस समय गाँव में दो दलबंदी हो गए थे। सुरित सतनामी को लोग मारना चाहते थे
थे, लेकिन सुरीत है वो मोंगराबाई को लेके भाग गया था। तो वही बात फिर से ना उठ जाए इसलिए हम लोगों को डर है। पर महाराज उनको समझाते हैं और बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर उसमें खूबचंद बघेल जी को आमंत्रित किया जाता है, वो भी आते हैं, उनके साथ अनंतराम बरछिया जी भी आते हैं। अनंतराम बरछिया जी चंदखुरी जो रायपुर के पास है, पीटीएस है ना वहाँ पे, वहाँ के अनंतराम बरछिया जी हैं। उन्होंने ही ये बात पहले उठाई थी कि गांव में जो धोबी है, गांव में जो नाई है, वो कुछ अस्पृश्य जो लोग कहे जाते हैं, उन लोगों के बाल नहीं काटते, उनके उनके कपड़े नहीं धोते। तो ये सारी बात सुनकर खूबचंद बघेल जी ने ये नाटक लिखा था ऊंच नीच, और उसी नाटक को यहाँ पे मंचन किया गया। खूब अच्छे से लोगों ने साथ मिल बैठकर खाया पिया, और खूबचंद बघेल जी बड़े प्रसन्न हुए कि इतना बड़ा काम महाराज यहाँ पे अकेले कर रहे हैं। तो जो डर था वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बात मैं विष्णु दाऊ की आपको बताना चाहती हूँ कि विष्णु दाऊ ऐसा चरित्र है जो प्रारंभ में हम देखते हैं तो दो मुहापन लिए हुए। कैसा कि ये जो विष्णु दाऊ है ना, वो सुबह सुबह कहता है जय राम जी की, और शाम को इसके लिए हो जाता है जय राम जी की। जय राम जी की सुबह, और शाम को हो जाता है जय राम जी की। और वो भी समझता है कि मैं भी गांधी जी के रास्ते पे चल रहा हूँ। वो स्पष्ट कहता है, अरे का है जी, गांधी बाबा की हम चंद्री फरियल जरो देन औ कति करबो, हो गए ना। इस तरह से ये अपने मन में भाव रखा हुआ है कि थोड़ा सा बस कर दो दिखावा, उसके बाद काम हो गया। और ये भी बता दूं कि गांधी जी जिस तरह से शराबी है, शराब दुकान है, मतलब ये नशा मुक्ति का अभियान जो चला रहे थे, उसमें वो भी बराबर से हिस्सेदार होता है। बाकायदा जाता है जुलूस में, नारा लगाता है, गांधी चलावे चरखीला फोरो दारू के मरकीला, वो भी नारा लगाता है, गांधी चलावे चरखीला फोरो दारू के मरकीला, राम राजला लाना है, पीना है ना पिलाना है। ऐसे ऐसे वो नारा लगाता है। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि वो शाम के समय तो खुद ही अपने कोठार में बढ़िया महफिल जमा के नशे में धुत हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो बाद में सच्चा गांधी भक्त बन जाता है और ऐसा समर्पित हो जाता है कि आगे हम देखते हैं कि वो अन्नपूर्णा भंडार बनाते हैं गांव के लोग, कि गांव में अब लोगों में ये चेतना आती है कि भाई किसी के गांव में यदि विवाह भी हो तो वो जो एक टाइम खाना खिला ले, उसके बाद बाकी जो खाने का जितना भी धन बचता है उसको हमको दे दे ताकि वो हमारे काम आए। तो इस तरह से गांव वालों में एक जागरूकता आ रही कि कैसे हम बचाएं। तो अन्नपूर्णा भंडार समिति बनाई जाती है, वहाँ पे शीतला मंदिर बनाते हैं वहाँ गाँव वाले लोग, तो उसके लिए विष्णु दाऊ है वो बढ़ चढ़ कर दान देता है। तो इस तरह से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे तो बड़ी आपको हंसी आएगी, कैसा है भाई विष्णु दाऊ, क्योंकि विष्णु दाऊ एक तो इकलौता बेटा है और उसका जो मामा गांव है वहां की भी संपत्ति उसी को मिली क्योंकि उसकी मम्मी थी वो भी अकेली थी, मोंगराबाई अकेली माँ थी उसकी, तो उसका भी जो उसकी भी संपत्ति है वो भी उसी को मिली हुई है। तो यहाँ पर ग्रामीण जनजीवन में जैसे हंसी मजाक जो होता है ना उसको भी लेखक ने लिया है। जैसे क्या है, अंकलहा है वो साड़ी पहन लेता है और साड़ी पहन के जाता है बिसाहू के घर में, और बिसाहू के घर में जाके बोलता है कि अरे वो जाम गांव है ना, वहाँ के महल में आ हो तो फूफू हो करके, अब सिर ढका हुआ है वो। अब वो जो बिसाहू की पत्नी है वो बार बार उसका पैर छूने जाती है लेकिन वो पीछे हटते जाता है, पीछे हटते जाता है। कारण क्या है कि वो गांव के रिश्ते में उसका जेठ है, पूरा ससुर कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो उसका जेठ है, तो जेठ है वो पैर नहीं छुआ सकता बहू से, इसलिए वो पीछे हटते जाता है। लेकिन थोड़ी देर में ये पता चल जाता है कि अरे ये कौन है, बिसाहू है। तो अंकलहा उसको चिढ़ाता, अरे बिसाहू आ ना, फूफू आ ना। ऐसे फिर ये लोग अपने बच्चों को भी बताते हैं, अरे बड़ा मजा किया, तोर काका ऐसे, तोर बाबा है और ऐसे ऐसे ये किए थे ऐसा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये गांव में जिस तरह से हंसी मजाक ठट्टा जो होते रहता है उसको भी लेते हुए लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण बात, उस जमाने में ये समाज जो था उसके अनुसार हम देखें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने नारी समस्याओं को भी इस उपन्यास में उठाया है। नारी समस्या के रूप में सबसे पहले आप देखें, मैं आपको बताऊं विष्णु दाऊ की फूफू का बताई कि उसको पसंद नहीं था ससुराल, तो वो छोड़ के आ गई, सूरज सतनामी को लेके चली गई, उसके घर पैठू घुस गई। ये बहुत बड़ी बात है उस जमाने के लिए। और उसके बाद में एक और स्त्री है, स्त्री पात्र है राधा सिकरनीन और रामाधार।
दोनों के लिए आज पंचायत बैठी हुई है। चमाचम बोलते हैं गांव के लोग, चमाचम बैठे हैं, तो चमाचम बैठे हैं। अब वहां पर बात ये हो रही है कि जब दोनों का संबंध है, राधा सिकरनीन का और रामाधार यादव का, तो फिर महाराज है वो महाराज को पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो महाराज सलाह देते हैं कि राधा सिकरनीन को तुम अपने घर की बहू बना लो। तो रामाधार का पिता है जंगलू ठेठवार, वो बिल्कुल नहीं मानता है, क्योंकि इधर राधा है वो बेवा भी थी और सिकरनीन जाति की थी और इन लोग यादव हैं, लेकिन मानता नहीं है महाराज के कहने पर और पंचों के कहने पर। तो कहता है ठीक है मैं राख लूं करके, रख तो लेता है, लेकिन अपने बेटों को ऐसे उकसाता है कि अरे तेरे को अपने जात की, अपने किसी चीज का तेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो सिकरनीन लड़की को रख लिया है। तो रामाधार उसकी बात में ऐसे आ जाता है कि वो सिकरनीन को मार डालता है और मार के उसको फांसी पे लगा देता है। फिर गांव में हो हल्ला होता है, तो इसके लिए फिर पुलिस आती है और रामाधार को गिरफ्तार करके ले जाती है। देखिए ये जंगलू ठेठवार ने उस समय तो कह दिया हाँ रख लूंगा, लेकिन बाद में उसके मन में ये बात बैठी रही कि ये सिकरनीन जाति की लड़की मेरे घर की बहू कैसे बनेगी, और उसके लिए उसने अपने बेटे के भविष्य की भी चिंता नहीं की। आखिर वो जेल चला गया। एक तो ये समस्या। तीसरी समस्या यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण समस्या स्त्री की ऐसी है कि एक विधवा स्त्री है, वल्दू गौड़ की पत्नी, जिसका नाम है भूखिन बाई बेवा है। वल्दू गौड़ की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो गर्भवती है। अब फिर आज गांव में बैठक है और वहां पे बीचों बीच लोगों के पुरुष लोग ही जाते थे बैठक में, तो पुरुष लोग बैठे हैं और वहां पे भूखिन बाई को बुलाया गया। बेचारी सिर गड़ा के खड़ी है, उसको पूछ रहे हैं बता इसके पिता का नाम बता, एक बाप कौन है बता, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती, चुपचाप है। उसके बाद रघुत्तम महाराज आते हैं और बड़ी सहानुभूति दिखाते हुए बोलते हैं कि बेटी ते नहीं बताना चाहती है तो मत बता, लेकिन इतना तो बता दे कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई ऊंची जाति वाला है उसका, कि ये छोटी जात वाले लोग हैं उसका पिता। तो वो इशारा करती है कि वो ऊंची जात का ही। अब ऊंची जात में वहाँ कुर्मी लोग थे और ये बस महाराज जी थे। तो इस तरह से वो ये बताती है कि है वो ऊंची जात का और यहीं बैठा हुआ है। तब महाराज के सामने वो ये भी कहती है कि मैं ही इसका पिता हूँ, मैं ही इसकी माता हूँ, मैं बाप और माँ दोनों का प्यार इस बच्चे को दूंगी, मैं अपने भरोसे पे पालूंगी। जो यहाँ बैठा है, जो बोल भी नहीं सक रहा है कि मैं इसका पिता हूँ, मैं उसकी गरज बिल्कुल नहीं करूंगी। तो महाराज उसका साथ देते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस महिला ने इस तरह की बात सोची है, तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए। इतनी बड़ी जागृति वाली बात है, इतनी बड़ी जागरूकता वाली बात है, इतनी बड़ी चेतना वाली बात है जो इस उपन्यास में लेखक ने लिखा है। दूसरी बात यह है कि ये जो स्त्रियां हैं वो उनके ऊपर इस तरह से प्रथाएं लदी हुई हैं कि वो उसी रास्ते पे चलती हैं जो परंपरा के अनुसार, प्रथा के अनुसार चल रही होती है। तो उसमें एक स्त्री के रूप में महाराज की पत्नी, रघुत्तम महाराज की पत्नी सवित्री का नाम आता है। सवित्री है वो छुआछूत प्रथा में को ही विश्वास करती है और उसी को मानते हैं, इसलिए अंकलहा विष्णु वगैरह लोग उसका पैर छूते हैं तो दूर से पैर छूते हैं। लेकिन महाराज है वो कहते हैं कि जब अपने घर में इस तरह से बात रहेगी तो मैं दूसरों को क्या बता पाऊंगा। वो बहुत नाराज हो जाते हैं सवित्री को इस तरह से देखकर और समझाने का प्रयास करते हैं और कह देते हैं कि यदि तू मेरे बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहती तो मेरे घर में मत रह, निकल जा। अब इस तरह की जब बात होती है तो सवित्री फिर मान जाती है और छुआछूत की भावना को वो त्याग कर देती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि किसी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करो, तभी दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये उपन्यास का पूर्व भाग है जो यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। उसके उत्तर भाग में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इस उपन्यास में अब तक आते आते देश है वो आजाद हो गया है, लेकिन विभाजित होकर देश दो टुकड़ों में बढ़ गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब इनके जो बच्चे हैं, विष्णु दाऊ के बच्चे, गौतम महाराज के बच्चे, अंकलहा, धनीराम लोग के बच्चे बड़े हो गए हैं, विवाह योग्य हो गए। इसी में एक समयलाल का नाम आता है, घनाराम का बेटा है। समयलाल है वो आजादी के पहले वो पढ़ने गया था दुर्ग में, और दुर्ग में पढ़ने गया था तो वहाँ स्वराज्यों के साथ काम कर रहा था, 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और उस काम के कारण वो पकड़ा जाता है। और पकड़ा जाता है तो पुलिस ऐसे मारती है उसको, 3 कोड़े की सजा मिलती है छोटे से बच्चे को। तो उस समय विष्णु दाऊ है ना, वो देख लेता है हाथ में कि ये क्या एकदम रोल उठते हैं। तब वो उसको घनाराम बताता है कि ऐसी ऐसी बात है करके। तो सब लोग उसकी बड़ी सराहना करते हैं समयलाल की कि भाई ये आपका बेटा है तो क्रांतिकारी ही होगा। और फिर इस तरह से देश तो आजाद हो गया है। अब ये बच्चे लोग बड़े हो गए
हैं, इन लोगों का विवाह करना है। तो ये सब लोग सोचते हैं कि इन लोगों का विवाह हो जाए। तो विवाह करने के लिए सबके लिए लड़की देखी गई कि बिसाहू राम का बेटा है जिसका नाम सभाराम है, सभाराम के लिए कलीराम की बेटी का चुनाव किया गया। फिर घनाराम का बेटा समेलाल, समेलाल के लिए बलीराम की बेटी को देखते हैं। अंकलहा का बेटा है संतु, उसके लिए पोसूदास की बेटी को मांगते हैं, ऐसे कहते हैं ना, मांगते हैं। और फिर महाराज का बेटा है दानी, दानी के लिए उपाध्याय जी की नारधा गांव का नाम है, वहां के उपाध्याय जी की बेटी राधा को तय किया गया है। लेकिन इन समय में कि अब विवाह होना है, दानी है वो एकदम कहता है नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मेरे को विवाह नहीं करना है, सन्यासी बनना है। सब लोग उसको मना रहे हैं। माँ तो जोर जोर से रो रही है, मैं कहा करूँ दाई, मोर बेटा का हो गए दाई, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, वो किसी की बात सुन नहीं रहा है। और अंततः बाद में ये पता चलता है कि जो महाराज उपाध्याय जी थे वो दूसरा विवाह करना चाहते थे राधा के विवाह कर देने के पश्चात। तो राधा इकलौती है, लेकिन इसका विरोध इस तरह से करता है दानी। फिर उपाध्याय जी आते हैं, मनाते हैं कि बेटा मैं कभी कोई दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और फिर इस तरह से वो दानी है वो भी मान जाता है, उसका भी विवाह हो जाता है। अब सब चीज गाँव में बढ़िया चल रहा है। इसके बाद रघुत्तम महाराज और उनकी टीम सोचती है कि चलो हम लोग तीर्थ यात्रा करके आते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी जाएंगे, और जगन्नाथपुरी जाने के लिए लोग सब कोई निकलते हैं। यहाँ आते हैं रायपुर में, एकदम भीड़, कई लोग तो रायपुर देखे ही नहीं थे, पहली बार देख रहे रेलवे स्टेशन में। अरे बाप रे, अत्यक आदमी कहाँ लाते, गज 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 गज। और वहां से फिर वो बिलासपुर पहुंचे, बिलासपुर से एक गांव के लिए वो जा रहे हैं। तो जाते जाते उनको पता चलता है कि इस गांव में बीमारी फैल गई है। उस बीमारी को कहते हैं धुकी बीमारी। जैसे पहले प्लेग होता था, कालाजार होता था, पूरा का पूरा गांव नष्ट हो जाता था उस बीमारी से। जैसे अभी कोरोना आया है, कोरोना से जागरूकता इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति इतनी हो गई है कि लोगों ने पहले से जान लिया कि इसके प्रति हमें पहले आने के पहले, उसके फैलने के पहले ही जागरूक हो जाना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा था नहीं। पहले तो बड़ी माता भी हो जाए तो अरे देवी का प्रकोप है तो माता की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, ऐसे चल रहा था। ऐसे ही प्लेग बीमारी, तो उसी तरह से प्लेग या दुखी बीमारी उसी को बोलते थे लोग। तो दुखी बीमारी आ गई है और उसके चपेट में ये लोग आ जाते हैं। रघुत्तम महाराज की पत्नी, बिसाहू की पत्नी, इन लोगों की पहले मृत्यु होती है, फिर रघुत्तम महाराज की मृत्यु हो जाती है। रघुत्तम महाराज के साथ और 5-6 लोगों की मृत्यु हो जाती है और बिसाहू और अंकलहा बच जाते हैं। अब वो लोग धाड़े मार मार के रो रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, हम लोग गांव में कैसे जाएंगे, दानी को कैसे बताएंगे, उसके पिताजी नहीं बचे। फिर भी वो लोग गांव जाते हैं, और गांव जाते हैं तो फिर गांव के लोग के बीच फिर बातचीत होती है कि सब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इसके बाद में लोग, समेलाल है वो बड़ा साहब बन गया है, शिक्षा विभाग में पढ़ लिख के। दानी है उसको पिता के जगह में पुजारी बनाया जाता है, और लोग गांव में स्कूल खोलने के लिए प्रयास करते हैं, स्कूल भी खुल जाता है। इस तरह से गांव में जन जागृति आ चुकी है, और इसका श्रेय रघुत्तम महाराज को देते हुए उनके जो साथी हैं उनसे प्रेरणा लेके जो आगे बढ़ते हैं उन लोगों को भी हम दे सकते हैं। और इस तरह से आवा उपन्यास यहीं पर आके समाप्त हो जाता है। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा और ध्यान से देखा होगा, और मैं समझती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर BN जागृत, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज, राजनांदगांव।